हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ बातें करेंगे। देखिए, आप लोग फ्यूचर डीएम बनेंगे और डीएम का काम है डीएम, एंड डीएम से राइट डीएम हो सकता है। इट मीन्स एक डीएम का काम है डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग, एंड राइट डिसीजन मेकिंग से डिज़ास्टर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। इसलिए ये डीएम का टॉपिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ये रिक्वायरमेंट होगा। उसी समय ये सारे नॉलेज आपको यूज़ होंगे। आपको पता होगा यूपीएससी में जो भी चीज़ें आपको इंक्लूड किया गया है वो प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करवाना है ऑन द स्पॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो डिज़ास्टर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों ड्रास्टिकली अपोजिट टॉपिक है। पहले हम लोग देखते हैं डिज़ास्टर क्या है। देखिए, कोई भी डेफिनेशन हम लोग लेते हैं तो दो टाइप के डेफिनेशन ले सकते हैं। या तो यूनाइटेड नेशन ने कोई डेफिनेशन दिया है, या तो यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेफिनेशन दिया है, या तो इंडियन की गवर्नमेंट का लीगल कोई डेफिनेशन हो। तो हम लोग लेते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो डिज़ास्टर को बताया गया, डिज़ास्टर को डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग लेते हैं अ कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरियाज अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज, एक्सीडेंट्स और नेग्लिजेंस विच, यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ द लाइफ। पहली चीज इसमें होना चाहिए सब्सटेंशियल लॉस ऑफ द लाइफ और ह्यूमन सफरिंग, destruction of the property, damage to the environment beyond the coping capacity of the community of the affected area। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि सब्सटेंशियल लॉसेस होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का, ह्यूमन का हो सकता है और या एनवायरनमेंट का हो सकता है। तो हम लोग उसी से रिलेटेड डिज़ास्टर्स को देखेंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर जो हमारे जो इंडिया के वेबसाइट में आप देखोगे, डिज़ास्टर के वेबसाइट में देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा साइक्लोन से रिलेटेड, ड्रॉट से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड। मोस्टली आपको मीटेरोलॉजिकल जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेंगे, क्योंकि वही चीज़ों से हम लोगों को फेस करना पड़ता है एवरी ईयर। बट ये जो डिज़ास्टर है, स्पेसिफिक टाइप के डिज़ास्टर अभी आप लोग फेस कर रहे हैं और जो हम लोग फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर, और कितना प्रिपेयर्डनेस है, इसके लिए हम लोगों को हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, हमारे एनडीएमए के कुछ प्रोविजंस में कुछ हम लोगों को चेंजेस करने पड़ते हैं और उसको नोटिफाई करना पड़ता है। इसलिए कुछ डिज़ास्टर नोटिफाइड डिज़ास्टर होता है, जैसे अभी कोविड जो डिज़ास्टर है वो नोटिफाइड डिज़ास्टर है। वो हमारे डिज़ास्टर के डेफिनेशन में डायरेक्टली आता नहीं है, पर इनडायरेक्टली डिराइव किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कितने टाइप के डिज़ास्टर हो सकते हैं। वाटर एंड क्लाइमेट डिज़ास्टर, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन से डिज़ास्टर्स आते हैं। देखिए, आप लोग जब भी डिज़ास्टर्स से रिलेटेड कुछ भी आप लोग सर्च करते हैं तो आपके पास दो रेफरेंस होना चाहिए। आइदर इंडिया ईयर बुक, जिसमें से आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर में जाके आपको सीधा से मिल जाएगा। वैसे आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि डिज़ास्टर किसके अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन डीएम एक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप लोग या तो डायरेक्टली ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ध्यान दीजिए। पब्लिक डिवीजन जो गवर्नमेंट निकालती है, जो इंडिया ईयर बुक का निकलता है, कुरुक्षेत्र योजना बुक्स निकलती हैं, एंड आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट्स में जा सकते हैं। वैसे आजकल मिनिस्ट्री के वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, तो डायरेक्टली आप उनके साइट में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किस चीज़ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, राइट। तो वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर में क्या क्या आते हैं? ये जो फ्लड आता है, हेल स्टॉर्म्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट आता है, जो उत्तराखंड में आया था क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन्स आते हैं, कोल्ड वेव्स,
हीट वेव्स आते हैं, ये सारे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स में आते हैं। तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, उससे हम लोग उसके फर्दर डायमेंशंस को देखेंगे एंड देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। मीन्स हम लोग दोनों टाइप का चीज़ें देखेंगे, प्रीवियसली क्या क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है कि सैंड माइनिंग जो रिवर बेड्स में करते हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला जो ऑप्शन है, डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर, पोल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। ठीक। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो हम लोग वन बाय वन सोचते हैं क्या है ये जो सैंड माइनिंग जो रिवर बेड्स में करते हैं उससे क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज तो डेफिनेटली हम लोग को कि गुड क्वालिटी का सैंड मिलता है रिवर बेड से, पर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, पहले तो आप सैंड माइनिंग से क्या टर्बिडिटी बढ़ जाती है, मतलब धुंधला हो जाता है, तो उसके अंदर में जो वाटर के प्लांट्स होते हैं वो उनको फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल होता है। अगर फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल होगा तो ऑक्सीजन एडअप नहीं होगा, और ऑक्सीजन एडअप नहीं होगा तो एनिमल सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो पहला चीज़ तो आपको ये समझ आ गया। सेकेंड चीज़ क्या आता है, ये जो सैंड है ये फ्रिक्शन देता है किसको, जब रनिंग वाटर है उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको होल्ड करता है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है। इससे क्या होता है, अगर फ्लैश फ्लड आते हैं, सडनली सडनली थंडर स्टॉर्म आया और सडनली विद इन अ शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो गया, तो ये जो सैंड है उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और सडनली उस सॉइल के इरोशन को प्रिवेंट करता है, ताकि सारे वाटर सडनली किसी भी ऐसे एरिया पे मत चले जाए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग किया गया है, या तो जहाँ पे लोग रहते हैं कम्युनिटी वाले एरिया पे ना चले जाए, या तो ये जो सॉइल लेडन जो वाटर है, जो फर्टाइल सॉइल जो होता है वो किसी तरीके से ओशन में ना चला जाए। ये सारी चीज़ को रोकने के लिए सैंड इसका एक फर्स्ट लाइन का बैरियर का काम करता है। अब देखिए, ज़्यादा टाइम अगर सैंड प्रोवाइड करता है वाटर को, तो वाटर सीप करता है अंदर साइड में, मतलब सैंड उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है, और टाइम ज़्यादा मिलता है तो वाटर अंदर में सीप करता है, परकोलेट डाउन करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ठीक है ना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाने से क्या है कि लाइफ लॉन्ग आपका, जब तक रेनफॉल का सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो वही ग्राउंड वाटर के सोर्सेज से आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, एज वेल एज आपका इकोलॉजी प्रॉपर तरीके से चलेगा। आपको ध्यान रखिए, देखिए कुछ जो ग्रासेस होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, वो सरफेस वाटर पे थ्राइव करते हैं, और कुछ जो ड्राई एरिया के जो ट्रीज होते हैं जैसे नीम वगैरह होते हैं, बबुल्स होते हैं, ये इनके रूट्स काफ़ी नीचे तक रहते हैं और ये ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे जाने से, ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे जाने से ये भी ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो होल ऑफ द इकोलॉजी डैमेज हो जाता है। कैसे, ये जो ट्रीज थोड़ा बहुत बचा कुचा वाटर को अंदर में स्टोर करते, वो भी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, इजंट इट। तो दो टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है करके ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। तीसरा एक और चीज सर्कल देखिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है करके ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं मिलता फ्लैश फ्लड को। फ्लड को फ्रिक्शन देने के लिए ट्रीज भी तो होते हैं, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो भी नहीं होता, तो अगेन मस ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। ठीक। सैंड माइनिंग होने से एक और प्रॉब्लम होता है कि ये जो बेड होता है रिवर का, वो ज़्यादा डीप हो जाता है। ज़्यादा डीप होने से जो सी का वाटर बैक साइड में आने के चांसेस हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा रिवर का वाटर सलाइन हो सकता है और इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। आपको पता होगा कि रिवराइन एरिया पे जो फिशेस मिलती हैं वो ओशियनिक एरिया या सी एरिया के लिए नहीं बने रहती हैं। इसलिए आपको पता होगा रिवराइन डॉल्फिन के लिए हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस रिवराइन डॉल्फिन एंड दिस जो ओशन में जो डॉल्फिन मिलते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सैलिनिटी आ जाता है। ठीक। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिख रहे हैं ज़्यादा डीपर अगर हम लोग सैंड माइनिंग कर देते हैं। ठीक। तो इसके कारण से जो इकोलॉजी में चेंजेस है वो हम लोग ने देखा।
इसका आर्टिकल्स इससे रिलेटेड यूपी में काफ़ी ज़्यादा इलीगल सैंड माइनिंग होता है। देखो हम लोगों ने लीगली तो हम लोग तो अवॉइड देते हैं, पर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए क्या होता है कि उन लोग इलीगली सैंड माइनिंग करते रहते हैं और उन लोग इतने बड़े माफिया हो गए हैं कि जो उसके अगेंस्ट में अलार्म जनरेट करता है उनको भी वो हर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। और जैसे क्या है, सैंड अगर रिमूव कर देते तो साइड साइड का भी इरोशन होने लग जाता है, मतलब रिवर वाइडर होने लगता है और डेप्थ ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो सैंड उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाता, ठीक। सैंड माइनिंग होने से एक और चीज़ें होती है, देखिए निक पॉइंट यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे सैंड आपने निकाल दिया, जैसे ही आपने रिमूव किया तो ये जो निक पॉइंट से होल ऑफ द जो सॉइल है जो नीचे का वो वल्नरेबल हो गया और वो कंप्लीटली कट डाउन होके सीधा ओशन में जाके डंप हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ से, अगर हम लोग सैंड माइनिंग करते हैं तो फ्लो के लिए एक आपको निक पॉइंट जो प्रोवाइड करते हैं थ्रू सैंड माइनिंग, ये आपके लिए बाकी सॉइल के लिए सेफ्टी मैकेनिज्म ना होके उसको लिए डेंजर बना देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के लिए, हाँ, ये क्वेश्चन में देख लिए, इसमें 3 ऑप्शन जो थे, सैलिनिटी डिक्रीज हो जाता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि सी वाटर आ जा रहा था। पोल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अब इसको देखिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो रहा है तो पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा। देखिए क्या होता है, आप एक ग्लास ऑफ वाटर रखते हैं, उसमें आपने कुछ पार्टिकल्स डस्ट के डाल दिए, आप उसको पीते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने पानी बहुत ही कम रखा है और उसमें वही छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपने डाल दिया, तो जब कम क्वांटिटी पे जब वाटर होता है तो पोल्यूशन का लेवल उस पर रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम के हिसाब से। तो वही चीज़ हुआ, ग्राउंड वाटर का अगर लेस हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे चले जाने से क्या होता है, पोल्यूशन का लेवल ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाता है। अगर आर्सेनिक का स्मॉल अमाउंट आपके लिए डाइजेस्टेबल है, आप रख सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही अगर कम होगा तो आपको वही ज़्यादा अमाउंट में दिखेगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। और लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल तो होता ही है, इट मीन्स आंसर शुड बी 2 and 3। जियोलॉजिकल डिजास्टर, जियोलॉजिकल डिजास्टर में लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अर्थक्वेक्स से रिलेटेड एंड वोल्केनिक इरप्शंस से रिलेटेड जियोमॉर्फोलॉजी वाले में सारे क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो गए हैं। तो हम लोग क्या है, सुनामी से रिलेटेड कुछ डिजास्टर को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। 2004 का क्वेश्चन है, सुनामी ने पीपल को रियलाइज़ किया कि मैनग्रोव्स जो होते हैं वो रियली हमारे लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म का काम करते हैं अगेंस्ट द कैलामिटीज़। तो ये जो मैनग्रोव्स हैं इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये सेफ्टी का मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, मैनग्रोव्स स्वैम्स सेपरेट द human settlement from the sea by a wide zone in which people neither live nor venture out। ये एक बफर का काम करता है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है और ओशियन है उसके बीच में बफर का काम करता है, इसके कारण से सेफ्टी का काम कर रहा है। सेकंड ऑप्शन बोला है, द मैनग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर के बाद जो फूड की रिक्वायरमेंट एंड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, ओके। मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विथ डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज ए आर्ट एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। ये डेंस कैनोपी का होता है और ये अच्छा शेल्टर का काम करता है जब साइक्लोन्स आते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रूट्स। इसके एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हो सकते हैं, मीन्स स्टेटमेंट वाइज सही हो सकते हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है वो आपको डिमांड को फुलफिल करना है। ये बोला है कि कैलामिटीज़ के समय में सेफ्टी मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता होगा कि मैनग्रोव्स अदर फॉरेस्ट से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि इनके रूट्स प्रॉप रूट्स होते हैं, ये वाटर से ऊपर में रूट्स इसके उगते हैं। ये स्पेसिफिकली अडॉप्टेड होते हैं ब्रैकिश वाटर के लिए। ब्रैकिश मतलब जहाँ पे जिसका सैलिनिटी उतना भी ज़्यादा ना हो कि वो ओशनिक वाटर में काउंट हो और उतना भी कम ना हो जिसको रिवराइन वाटर में काउंट हो, मतलब इसके दोनों के बीच का मीडियम। तो ब्रैकिश वाटर के लिए पर बहुत अच्छे से ये
इसमें मैकेनिज्म बना हुआ है, ये नेचुरली अडाप्टेड है। अब ऐसे जगह, ऐसे जो ट्रीज हैं, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं हर जगह, और ये अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि देखो, ये एरिया मार्शी एरिया है, तो ऑलरेडी इनको अपने आप को होल्ड करने के लिए तो काफ़ी रूट्स को बनाना पड़ेगा इनको अपने आप में। सेम चीज़ वही होगा जहाँ पे साइक्लोन्स जब आएंगे या टाइड्स इसको हिट करेगा, तो इनको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इनके में एडाप्टेशन होगा कि इसके रूट्स इस तरीके से बने ताकि अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें। इट मीन्स ये जो ट्रीज है फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट साइक्लोन्स, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं। इसलिए स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो हर 2 साल में निकलता है, उसमें मैनग्रोव कवर को भी हम लोग इंक्लूड करने लगे हैं। और मैनग्रोव कवर अगर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हमारे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया पे है। उसके बाद भी कुछ एरिया है जो कि गुजरात, गुजरात एरिया पे काफ़ी अच्छे मैनग्रोव कवर्स हैं। तो वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड पे आप लोग याद रखिएगा गुजरात, क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर कुछ हैं जैसे अंडमान, इसमें अच्छे क्वालिटी के आपके मैनग्रोव्स हैं। और भी है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, मैनग्रोव्स एंड कोरल्स दोनों कोस्टल एरिया पे होते हैं, पर जहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं वहाँ पे कोस्टल, वहाँ पे कोरल्स का होना पॉसिबिलिटी कम होती है, और जहाँ पे कोरल्स होते हैं वहाँ पे मैनग्रोव्स कम होते हैं। ये दोनों में क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं, और क्यों मैनग्रोव्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे रिवर के स्ट्रीम्स आते हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोरल्स एंड मैनग्रोव्स में डिफरेंस क्या है। ठीक, हमारे स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक गुड न्यूज़ है कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये तीनों एरिया पे हमारा जो मैनग्रोव कवर जो है इंक्रीज किया है। ठीक, 2004 का ये जो क्वेश्चन, 2004 में जो सुनामी का ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये क्लियरली आपको आंसर समझ आ रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन, मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स। राइट, तो ये हम लोग ने आंसर किया। तो सुनामी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, सुनामी क्या होता है। वैसे सुनामी ये टाइडल वेव्स हैं कि वेव्स हैं, ये टाइड्स हैं कि वेव्स हैं? आपको डिफरेंस पता है टाइड्स एंड वेव्स में? टाइड्स मून एंड सन के अट्रैक्शन के कारण से होते हैं, जबकि वेव्स में ये नहीं होता। वेव्स पे एनर्जी कहाँ से आती है? उसमें विंड से एनर्जी आती है, विंड की एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके वाटर पे, ओशनिक वाटर पे, और वो अल्टीमेटली आगे आपको वेव्स ब्रेक होते हैं, जो आपको फ्रिक्शन मिलता है कोस्टल एरिया पे। और फ्रिक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि जेंटल स्लोपिंग होता है आपके ओशन के कोस्टल के बीच के पास, तो वहाँ पे जेंटल स्लोपिंग होने के कारण से वेव को फ्रिक्शन मिलता है, एक टाइड्स बन के निकलते हैं, और वो टाइड्स आर सपोर्टेड बाय द आइदर जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे कि वी शेप का अगर क्रैक्स है तो उसके कारण से ज़्यादा टाइड्स आएंगे जैसे बे ऑफ फंडी, या तो अगर पूर्णिमा है जो फुल मून एंड न्यू मून के समय में ज़्यादा आपको टाइड्स आएंगे, या तो सन एंड मून एक ही लाइन पे होंगे तो ज़्यादा हाई टाइड्स आएंगे। ठीक, तो सुनामी का रीज़न डिफरेंट है। तो सुनामी पहले तो ये वेव्स हैं, और ये वेव्स हैं, इनको टाइडल वेव्स बोल देते हैं क्योंकि ये आपको ये फिनोमिना, सुनामी का फिनोमिना मिड ऑफ द ओशन में पता नहीं चलता। अगर सुनामी आ रहा है तो मिडिल ऑफ द ओशन में अगर कोई शिप है तो उसको बस एक बल्जी टाइप का समझ आएगा कि एक बल्ज हुआ, एक वेव गया करके। पर वही जब आप कोस्टल एरिया पे जाते हो तब आपको दिखता है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ द टाइड्स आ रहे हैं। तो डिफरेंस ये है, सुनामी का ओरिजिनेशन और उसका उसको एनर्जी देता है अर्थक्वेक, इसलिए जब भी जापान में अर्थक्वेक आता है सुनामी का वार्निंग आ जाता है। तो जरूरी नॉट नेसेसरी कि हर टाइम अर्थक्वेक जब ओशन के अंदर में आए तो सुनामी आए, बट हाँ चांसेस होते हैं जब हाई एंड, हाँ मीन्स हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो चांसेस होते हैं। वैसे रिक्टर स्केल एंड मेर्केली स्केल में डिफरेंस क्या है? कौन सा स्केल क्या चीज़ मेजर करता है, आप बताइएगा मुझे। तो जब ज़्यादा मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तब सुनामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, जैसे फुकुशिमा जो टाइम आया था जब जापान में सुनामी आया था, और 2004 में इंडोनेशिया के समय जब सुनामी आया था, ये दोनों सुनामी काफ़ी डिजास्टरस था। ठीक,
तो सुनामी आने का रीज़न यहाँ पे ये है, देखिए कहीं पे दो प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण से ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस हुआ, और वो जो वाटर का डिस्प्लेस से जो एनर्जी निकली थी, वो एनर्जी अल्टीमेटली आपको जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण से सडन बल्ज ऑफ राइज होके टाइड टाइड का काफ़ी ज़्यादा राइज होके आपको पता चलता है। ठीक, इसलिए सुनामी वार्निंग का हम लोगों ने बहुत जगह पे अर्ली अर्ली वार्निंग का सेंसस लगा के रखे हैं। उसको वाटर बॉयज होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, और आपको अर्ली वार्निंग दे देते हैं, 2 to 4 आवर्स पहले आपको वार्निंग मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? देखिए, फ्लड्स एक डिज़ास्टर में आता है, हमारे हर साल डिज़ास्टर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, पर्टिकुलरली फ्लड एंड साइक्लोन्स के। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है ला नीना एंड एल नीनो में, डिफरेंस क्या है। हम लोग बोलते हैं कि इस साल एल नीनो ईयर है तो मानसून पुअर होगा, ला नीना ईयर है तो मानसून स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? तो पहले आप ये देखिए नेचुरल कंडीशन क्या है। नेचुरल कंडीशन, ये कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में एक पेरुवियन कोस्ट है जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल स्ट्रीम्स होते हैं, इक्वेटोरियल करेंट्स होते हैं, वो राइट से लेफ्ट साइड में फ्लो होते रहते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स के कारण से। ये राइट से लेफ्ट में मूव होते रहते हैं, तो इसके कारण से सारे वार्म वाटर जो अपर सरफेस में होते हैं वो लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला चीज़, इन जनरल लेफ्ट साइड में वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन इज द नॉर्मल कंडीशन। ठीक, एंड राइट साइड में क्या होता है, जब ऊपर का सरफेस वाटर निकल जाता है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कोल्ड वाटर जो नीचे के सब सरफेस एरिया से, मतलब ओशन की डीप से कोल्ड वाटर ऊपर में अपवेल होता है। ठीक है ना, इसलिए आपको डीप ब्लू में दिखा रहा है। ठीक, तो पेरिवियन कोस्ट पे या जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ईस्टर्न पैसिफिक एरिया पे, वहाँ पे कोल्ड अपवेलिंग होता है, और लेफ्ट साइड में जो दिखता है वार्म वाटर हो जाता है। तो राइट साइड में डेफिनेटली हाई प्रेशर जोन बनेगा और लेफ्ट साइड में लो प्रेशर जोन बनेगा। आपको ये पता होगा कि जहाँ पे भी वार्म वाटर होता है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर, और लो प्रेशर जहाँ पे होता है तो देर इज हाई चांसेस कि वहाँ पे रेनफॉल होगा। ठीक, तो ये वाला पोर्शन अगर क्लियर है तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में आपको ये दिखा कि लेफ्ट साइड में रेनफॉल हो रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में। अब एल नीनो ईयर में क्या होता है कि पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब तो जो इक्वेटोरियल करंट चल रहे थे, जो कि वाटर को वार्म वाटर को लेफ्ट साइड में लेके जा रहे थे, वो वापस कैसे पेरुवियन कोस्ट पे आए? तो आप अगर कोस्टल करंट्स, आप कोरेंट्स ओशन करंट्स के बारे में अगर पढ़े हैं, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट एक होता है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ था इक्वेटोरियल करंट से, उसको वापस लेके जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और ये करंट पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन कर देता है। तो इट मीन्स जो लेफ्ट साइड में जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे होना चाहिए था वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन, वो अब हो रहा है मिडिल ऑफ द ओशन में या तो राइट ऑफ द ओशन में हो रहा है। अब इसके कारण से अपोजिट फिनोमिना क्या होगा, लो प्रेशर कहाँ पे बनना चाहिए, अब राइट साइड में बनना चाहिए, और लो प्रेशर जब राइट साइड में बनेगा तो रेनफॉल कहाँ पे होगा, राइट साइड में। तो ड्रॉट कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया साइड में। तो एल नीनो ईयर पे ड्रॉट का कंडीशन बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, और रेनफॉल का जो रेनी एरिया बनेगा वो है पेरुवियन कोस्ट पे, पेरू चिली कोस्ट पे। ठीक है ना, मतलब ये एंडीज माउंटेन के पास। ठीक है ना, तो एल नीनो ईयर में अपोजिट हो रहा है। एल नीनो ईयर एंड ला नीना ईयर में क्या होता है? ला नीना ईयर में जो नेचुरल कंडीशन है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। तो नेचुरल कंडीशन ये था कि लेफ्ट साइड में वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के पास, अब वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, मतलब कोल्ड अपवेलिंग इधर बढ़ जाएगा और उधर पे वार्म वाटर जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास एंड पेरुवियन कोस्ट के पास। जो थोड़ा बहुत रेनफॉल होना था वो बिल्कुल नहीं होगा, कंप्लीटली ड्रॉट कंडीशन होगा ला नीना में। तो ला नीना के कारण से अगर ड्रॉट कंडीशन आता है तो वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, सदर्न अमेरिका में आता है। ठीक, तो ये यहाँ देखिए नेचुरल कंडीशन क्या हो रहा है।
नेचुरल कंडीशन में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो थिकनेस ऑफ द एरो से आपको ये समझ आएगा कि कितना इंटेंसिटी का रेनफॉल होना चाहिए और कितने इंटेंसिटी का लो प्रेशर जोन है, ठीक है ना। तो नेचुरल कंडीशन से एल नीनो कंडीशन में आप देखिए कि जो एरिया, जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न वाला एरिया जहाँ पे लो प्रेशर होना था वहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। अब वहाँ पे जब हाई प्रेशर बनेगा तो और ज़्यादा लेफ्ट में जाइए, जो सोमालियन कोस्ट के पास जाइए, रेड सी के पास आइए, वहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जा रहा है और एक सेल बन जा रहा है। इससे पहले नेचुरल कंडीशन में देखिए अफ्रीका के पास एक माइल्ड हाई प्रेशर जोन बना हुआ था, बट एल नीनो ईयर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर जोन, इंटेंस लो प्रेशर जोन बन चुका है। कहाँ पे? अफ्रीका के सोमालियन कोस्ट के पास। अब अगर यहाँ पे जितने भी विंड्स होंगे आसपास में वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इवन साउथ वेस्ट मानसून भी इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके कारण से जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून बन के इंडिया के केरल कोस्ट में हिट करने वाला था वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए एल नीनो ईयर में रेनफॉल इंडिया में कम होता है। और कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है? वो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में पिक्चर में देखिए कि आर वाला पिक्चर दिखाता है कि आपको रेनफॉल हो रहा है और जो डी वाला पिक्चर दिखाता है ये ड्रॉट कंडीशन दिखा रहा है, ठीक। तो आपको एल नीनो ईयर समझ आ गया। तो ला नीना आपको समझ आ जाएगा, तो इंटेंस हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अफ्रीकन कोस्ट पे इंटेंस हाई प्रेशर बनेगा और वो हाई प्रेशर जोन मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनाएगा सरफेस पे, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में विंड को डिफ्लेक्ट करेगा अपने साइड में, जो भी विंड आएगा उसको डिफ्लेक्ट कर देगा और वो हो सकता है इंडिया के कोस्ट में डिफ्लेक्ट कर दे। इसलिए मानसून विंड को डायरेक्शन मिल जाएगा कि वो वेस्टर्न एरिया पे ना जाके वो इंडिया के वेस्टर्न घाट के साइड में हिट करें, ठीक है ना। तो ला नीना कंडीशन में इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, अच्छा रेनफॉल होता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ आ गया कि क्या डिफरेंस था। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशियनिक टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन। देखिए इंडियन ओशियन से मैटर ही नहीं करता ला नीना, इंडियन ओशियन अफेक्ट करता है ड्यू टू ला नीना, बट ये जो फिनोमिना है एल नीनो और ला नीना ये तो पैसिफिक ओशियन का फिनोमिना है, ठीक है ना। तो पहला तो स्टेटमेंट ही गलत दिया है। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए एल नीनो हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। देखिए एल नीनो का तो एडवर्स इफेक्ट है बट ला नीना का नो इफेक्ट। देखो जब भी नो एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ना यूपीएससी में, नो, ओनली, ऑल, एवरीवेयर, ये टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली स्टेटमेंट गलत होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो नो इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता किसी एरिया पे, अगर ला नीना आए तो इनडायरेक्टली सारे विंड्स अटैच होते हैं, एक जगह पे इफेक्ट होता है तो दूसरे एरिया पे आता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ला नीना का इफेक्ट तो है, और आपको तो पता है कि कैसे इफेक्ट है, क्योंकि जो इंटेंसिटी था जो रेनफॉल का वो बढ़ गया था ला नीना के समय में, मानसून के सीजन में, ठीक। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर इस साल के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। बायोलॉजिकल डिजास्टर इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वायरल एपिडेमिक्स, पेस्ट अटैक्स, कैटल एपिडेमिक्स एंड लोकस्ट प्लेग्स। तो हम लोग वन बाई वन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले देखते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। देखिए ये जो कोरोना था इसको पहले एपिडेमिक्स बोला गया था, लेटर ऑन हम लोगों ने पैंडेमिक्स बोल दिया। तो डिफरेंस ये है कि जब छोटे एरिया पे बहुत तेज़ी से फैलता है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और जब इंटर कॉन्टिनेंट इंटर कंट्री जब फैलने लग जाता है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली पैंडेमिक के केस में हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं होता, ठीक। तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड अगर ज़्यादा होता है तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं जो क्वेश्चन आए हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल होस्ट फॉर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के लिए इक्वली ससेप्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा है। सेकंड है एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। थर्ड है टू प्रिवेंट द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ द स्वाइन फ्लू इन द एपिडेमिक एरिया द स्वाइन मस्ट ऑल बी कर्ल्ड। अब देखिए
इसमें स्टेटमेंट में कुछ ये देखिए, बर्ड फ्लू में जैसे क्या है, हम लोग सारे बर्ड्स को मार देते हैं, बट ये जो स्वाइन फ्लू के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्वाइन फ्लू ओरिजिनेशन तो स्वाइन से हुआ है और स्वाइन टू ह्यूमन में आया है, ठीक। तो स्वाइन में ये वायरस थ्राइव करता है और जो अटैच में रहते हैं वो ह्यूमन में आ सकता है और लेटर ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, ठीक, स्वाइन फ्लू का। तो स्वाइन फ्लू का होस्ट पिग तो हो सकते, ह्यूमन भी हो सकता है, तो ह्यूमन को भी कल्ट कर देना चाहिए। इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट तो श्योरली गलत है, ठीक है। नॉर्मली वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं, आप देखोगे एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट टू सही होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल होस्ट ऑफ द स्वाइन फ्लू। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा सा और स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो स्वाइन फ्लू है, इसको हम लोग H1N1 वायरस, H1N1 की कैटेगरी में डाले हुए हैं। और ये जो इन्फ्लुएंजा का मल्टीपल टाइप्स है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीन्स के बेसिस पे, ये जो HANNA का जो प्रोटीन्स है, इसका मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है, उसी से बर्ड फ्लू बन जाता है, उसी से स्वाइन फ्लू बन जाता है। मोस्टली एनिमल्स के जो वायरस आते हैं, ये मोस्टली इसी कैटेगरीज में आते हैं, ठीक। तो ये आपको आता कैसे है, ये हम लोगों ने देख लिया, और इसके सिम्टम्स इसमें लिखे हुए हैं। ये महाराष्ट्र एंड गुजरात एरिया पे इस साल बहुत इफेक्ट किया था, ये 2015 का रिपोर्ट है, पर महाराष्ट्र एरिया पे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। इंडिया में अब तक करीब 1 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं स्वाइन फ्लू से, ठीक। तो इसमें एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल होस्ट फॉर स्वाइन फ्लू। हर एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पिक के पास में रहेगा वही तो पास में, उसी को ही तो चांसेस होगा ना। तो हर एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता, या तो इन्फेक्टेड पर्सन के पास जो हो। ये भी अगेन सेम टाइम का सिम्टम्स देता है, जैसे कोविड होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देता है, ठीक है ना। और इन्फ्लुएंजा होता है तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, सारे जो ये होते हैं इन्फ्लुएंजा होते हैं। सो एक और क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज विद द रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू एंड स्वाइन फ्लू। तो इसका आंसर तो आपको स्वाइन फ्लू होना चाहिए, ठीक। एक और चीज़ है जो इस साल के क्वेश्चन में आ सकता है, अभी तक यूपीएससी में पूछा नहीं है और इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लोकस्ट का अटैक जो था ना। ये जो ग्रास हॉपर्स हो जाते हैं, ये टिड्डे टाइप के होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे जो राइस फील्ड, हमारे जो फार्म फील्ड में आके अटैक करते हैं, खा जाते हैं उसको और डैमेज कर देते हैं हमारे क्रॉप को। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था 2020 का ईयर। FAO ने इसको आइडेंटिफाई किया था, सम ऑफ द हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई किया था, पर्टिकुलरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी एरिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें हम लोग आते हैं। ये तीनों एरिया को बहुत ही डेंजरस एरिया पे आया था। और ये डेजर्ट के एरिया के ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये पर्टिकुलरली ज़्यादा तेज़ी से स्थाइप करते हैं डेजर्ट वाले एरिया पे, और ये सारे डेजर्ट वाले एरिया हैं, ठीक है ना। तो लोकस्ट का जो अटैक हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्रॉप को लॉस किया था। तो इंडिया ने ऑफर भी किया था कि पेस्टिसाइड्स हम लोग दे सकते हैं। तो गुजरात को सबसे डेडलीस्ट अटैक हुआ 1994 में, और ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जो एक मेच्योर मेल जो लोकस्ट होता है, वो 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सकता है। सोच लो कितना तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है एक एरिया से दूसरे एरिया पे। तो ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे वल्नरेबल एरिया हो गए थे इस साल, काफ़ी डैमेज भी किया इसने। इसमें एक और कैपेबिलिटी है कि इनका एक छोटा सा झुंड, जो कि एकदम स्मॉलर झुंड बोला जाए, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, और वो एक दिन में इतना कंज्यूम कर लेता है जितना 35,000 पीपल कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा इसने तबाही किया, तो इसलिए ये लोकस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपको। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो इसमें केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, इसके क्वेश्चंस आए हैं, और इसमें से और फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, ऑयल जेपर वॉज इन द न्यूज़, व्हाट इज इट? It is an eco-friendly technology for the remediation of the oil sludges and oil spills. अच्छा,
Second, it is the latest technology developed for undersea oil exploration. It is the genetically engineered high biofuel yielding maize variety. And last is that it is the latest technology to control the accidentally caused flames from oil wells. तो ये जो ऑयल जेपर्स जो है ना, ये क्या है, जहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है, जहाँ पे ऑयल, पहले तो आपको जानना चाहिए पड़ेगा कि ऑयल स्पिल क्या है। ऑयल कहीं पे गिरता है, ऑयल कहीं पे एक्सीडेंटली शिप पूरा का पूरा जो कार्टल आ रहा था वो पूरा का पूरा गिर गया किसी कारण से, दो शिप में अटैक हो गया, सुनामी आ गया, या उसी टाइम पे हाई टाइड्स आ गए जिसके कारण से वो पूरा का पूरा ड्राउन हो गया, और इसके कारण से ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल पूरा स्प्रेड हो जाता है ओशन में। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे वहाँ अगेन देखो टर्बिडिटी बढ़ जाएगा तो नीचे के एनिमल्स थ्राइव नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एनिमल्स नहीं आए, सी एनिमल्स को अफेक्ट होगा, सी ग्रासेस को अफेक्टेड होगा। एज वेल एज क्या होता है कि ये ब्रीडिंग जो कैपेबिलिटी होता है सी एनिमल्स को, उसको ब्लॉक कर देता है। इनफैक्ट हमारे टोटॉइल्स वगैरह को भी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। ये आउटर शेल में अटैच हो जाता है तो जो ऑक्सीजन लेने में, वाटर से लेने में, वो उसमें भी तकलीफ देता है। तो मल्टीपल काइंड ऑफ, और मतलब एक प्रकार से इकोलॉजी कोलैप्स कर जाता है जिस साइड पे ये ऑयल स्पिल होता है। तो ये ऑयल जेपर इसलिए क्वेश्चन में था क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा टेक्निक इजाद किया जिसमें क्या है कि हम लोग जो एक बैक्टीरियाज को, जो इको फ्रेंडली बोला जा रहा है तरीका है, हम लोगों ने बैक्टीरिया को एक पाउडर के साथ मिक्स कर दिया जिसको कॉर्न कॉप बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके हम लोगों ने उस पर थ्रो कर दिया जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये उसको खा जाते हैं ऑयल को। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन तो है, तो इसको उसने खाते हैं और अल्टीमेटली जो बाई प्रोडक्ट निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। तो इसलिए ऑयल जेपर एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी था जो कि एक छोटा सा मतलब जो बायोलॉजिकल एड को लेके हम लोग यूज़ करके हम लोग एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं जिसमें आपको कोई अदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं निकल रहे हैं। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बायो टॉयलेट, उसमें भी सेम चीज़ था, नीम कोटेड यूरिया, उसमें भी सेम चीज़ था, ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो इस टाइप का कुछ इन्वेंशन जो लोकली इंडिया से होता है ना, वो क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिप्सम है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट होगा वो लार्जर होगा। ठीक, तो चेन्नई में ऑयल स्पिल हुआ था, दो, ये जो एनोर पोर्ट के पास यहाँ पे दो शिप जो है ये दोनों स्ट्राइक कर गए थे जिसके कारण से वहाँ का इकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। तो हम लोगों ने ये टेक्निक्स को हम लोग इसको इस्तेमाल किए थे। ठीक, फिर है न्यूक्लियर डिजास्टर, रेडिएशन के कारण से जो पॉइजनिंग होता है आसपास के एरिया पे। तो न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, एज वेल एज हम लोग के पास जो हमारे आसपास जो पीपल होते हैं उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है ना। तो वर्स्ट काइंड ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर जो हो चुके हैं वर्ल्ड पे, उससे हम लोग कुछ ना कुछ लर्निंग ले सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शन है, आपको बताया था मैंने, हैजार्ड प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू डिजास्टर। तो हैजार्ड है हमारे पास, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वल्नरेबिलिटी भी है, इसलिए हैजार्ड्स को जितना कम से कम हो सके हम लोगों को प्रिवेंट करना है। इसलिए एक क्वेश्चन है, देखिए कुडानकुलम किस साइड पे बना है, ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न कोस्ट में है कि वेस्टर्न कोस्ट में है, आप थोड़ा सा देखिएगा कुडानकुलम कहाँ पे है। ठीक, तो फुकुशिमा में जो डिजास्टर हुआ था ड्यू टू सुनामी जो जापान में आया था, उसके कारण से फुकुशिमा जो है वो का जो फ्यूल है प्रॉपरली कूल डाउन नहीं हो पाया था जिसके कारण से ब्लास्ट हो गया था। चेरनोबिल एक और जो रशिया में डिजास्टर हुआ था, ये दोनों वर्स्ट काइंड ऑफ डिजास्टर जो अब तक हुए हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर जो अब तक हम लोगों ने फेस किया है। चेरनोबिल के ऊपर अभी डॉक्यूमेंट्री आया था इसलिए फिर से ये न्यूज़ में आ गया था और काफ़ी लोग इस एरिया को विजिट कर रहे हैं। अभी भी वो बोला जाता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस हैं। ठीक है ना। तो ये दो वर्स्ट काइंड ऑफ डिजास्टर है, इंडिया को भी ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमारे पास इसके लिए अभी भी एक्सपर्टाइज उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक, तो मैन मेड डिजास्टर कुछ होते हैं जैसे फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या मैन मेड होता है कि नेचुरल होता है? देखिए पहले भी डिजास्टर्स होते थे। तो जो फॉरेस्ट फायर होता था, ये जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर पहले होते थे, उसमें आप देखोगे कि जो लाइटनिंग के कारण से पूरा का पूरा फॉरेस्ट आप जल जाता था।
बट अगेन हमारे कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से, हम लोग ने मॉइस्चर कंटेंट को कम कर दिया है, इंटेंसिटी इसका बढ़ा दिया है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है। और हम लोग देखोगे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया पे मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर का रीज़न एक ही होता है, और वो है ह्यूमन मेड फॉरेस्ट फायर। कुछ लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, जिसके सिगरेट बट्स को वहीं पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण से भी फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं। कुछ लोग पोचिंग के कारण से फॉरेस्ट फायर करते हैं। तो मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर इंडिया में इनिशिएट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम ये है कि स्लैश एंड बर्न जो होता है, वो लोग पर्पसफुली फॉरेस्ट को फायर करते हैं सो दैट उनको एग्रीकल्चरल लैंड मिल जाता है, जिसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। वो एक एरिया पे एक कल्टीवेशन करने के लिए उसको बर्न करते हैं, वहाँ पे फिर से क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर कुछ दिन साल बाद उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है, फिर नेक्स्ट एरिया पे मूव कर जाते हैं। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया पे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे होते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। और एक्सपेंशन के हिसाब से जो फॉरेस्ट फायर होता है वो एमपी एंड छत्तीसगढ़ पे होता है। एक्सपेंशन मतलब जब फॉरेस्ट में फायर लगा तो सबसे ज़्यादा देर तक स्प्रेड होता है। सेकंड, कितने इंसिडेंसेस हुए फॉरेस्ट फायर के, ठीक है। तो उसके बेसिस पे दो टाइप के कैटेगराइजेशन होते हैं फॉरेस्ट फायर। तो मैन मेड फॉरेस्ट फायर इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रीज़न ये है क्योंकि इंडिया का स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला, जो कि लास्ट 2 टाइम्स से फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस के बारे में भी रिपोर्ट कर रहा है। और इसने बताया है कि अराउंड 34% फॉरेस्ट कवर जो मिजोरम में है वो काफ़ी ज़्यादा फायर प्रोन है। इसमें मैपिंग किया गया है कि कौन से एरिया पे जो रेड जोन दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायर प्रोन है, और जो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्रा वाला एरिया, ये एरिया पे मॉडरेटली फायर प्रोन है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के कारण से भी इस साल ये न्यूज़ में है। क्वेश्चन इसमें से आए नहीं है पर आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। देखो अमेजन रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर हुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर तो होता ही है, पर वो इस लेवल का एक्सपेंशन इस बार हुआ कि वो बाकी साल से, बाकी इसके पिछले ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। और इसका रीज़न डेफिनेटली लिंक किया जाता है क्लाइमेट चेंज के कारण से। क्लाइमेट चेंज ने ड्रॉट का कंडीशन और बढ़ा दिया है, जितना मॉइस्चर कंटेंट को और कम कर दिया है। और यहाँ पे एक विशियस साइकिल बन गया था। कैसे पता है, जैसे यहाँ पे एक जगह पे फॉरेस्ट फायर लगा तो उसके कारण से डस्ट पार्टिकल्स आए, डस्ट पार्टिकल्स और क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के कारण से थंडर स्टॉर्म आया, थंडर स्टॉर्म के कारण से लाइटनिंग लाइटनिंग फिर से जनरेट हुआ। और लाइटनिंग को सपोर्ट करने के लिए जो सूट पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, उसके कारण से वो और नीचे तक लाइटनिंग चला जाता है। तो सपोज एक एरिया हुआ सिडनी और एक एरिया है कैनबरा। सिडनी एरिया पे फॉरेस्ट फायर लगा, वहाँ पे डस्ट बहुत सारे एक्यूमुलेट हुए, एशेस एक्यूमुलेट हुए, क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स बन के वो मूव करके कैनबरा एरिया पे। तो डस्ट पार्टिकल्स भी वहाँ पे हैं कैनबरा पे, और वहाँ पे क्लाउड्स आ चुके हैं। अब जब थंडरस्टॉर्म होगा तो वो जो लाइटनिंग है उसको सपोर्ट मिलेगा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से, और वो नीचे तक आ जाएगा। तो लाइटनिंग का आप देखोगे इंडिया में भी इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसका रीज़न है पोल्यूशन। तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उसको सपोर्ट करके उसको नीचे तक ले आते हैं लाइटनिंग को। और कैनबरा में एक और फॉरेस्ट फायर लग गया, और ये सिडनी और कैनबरा मिलके मेलबर्न एरिया पे फॉरेस्ट फायर लगाएंगे। मतलब ये एक विशियस साइकिल बन गया था जिसको हम लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। ऑलरेडी यहाँ के फायर को हम लोग बुश फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से झाड़ी टाइप का फायर है। और अमेजन रेन फॉरेस्ट का फायर रियल में कंसर्न वाली बात थी। कैलिफोर्निया में भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा एरिया पे फॉरेस्ट फायर हुआ, वो वाले एरिया पे। तो इसलिए क्वेश्चन डेफिनेटली प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन एक था, आया था, इन द ग्रासलैंड्स trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन ये होता है कि पहले कोई बैरन एरिया होता है जहाँ पे रॉक्स होते हैं, वहाँ पे सबसे पहले मोजेस एंड लिचन्स आते हैं। इसके बाद आते हैं वीड्स आते हैं, और इसके बाद ग्रासेस आते हैं, और ग्रासेस के बाद श्रब्स आते हैं, इसके बाद स्मॉल ट्रीज आते हैं, और उसके बाद लार्जर ट्रीज आते हैं, और इसके लास्ट में फिर एपिफाइट्स पर आते हैं। तो ये एक लेयर है। जहाँ पे वाटर सफिशिएंट अवेलेबल है तो वो फॉरेस्ट तक जाता है, और जहाँ पे वाटर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो वो ग्रासेस में ही आके रुक जाता है। देखो आपको पता होगा, जैसे बंगाल में आप अगर रहते हो तो यहाँ पे जब रेनफॉल होता है तो आप देखोगे कि ग्रासेस पहले ग्रो करते हैं, धीरे से ट्रीज ग्रो करने लग जाते हैं, और रियल में वो एरिया का
सराउंडिंग एरिया पूरा का पूरा ग्रीनरिश हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। बट यही अगर हम लोग ड्रायर एरिया पे, जैसे हैदराबाद के पास वाला वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पोर्शन पोर्शन वाले एरिया पे अगर हम लोग जाते हैं, या तो मालवा वाले एरिया पे जाते हैं, उस एरिया पे अगर बाय द वे सक्सेशन होना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होना है, लीशन से उसने वीड्स पे आए, वीड्स से ग्रासेस पे आए, पर ग्रासेस एंड श्रब्स तक रह गए, उससे आगे आने के लिए उसको और ज़्यादा वाटर चाहिए, और वो वाटर तो अवेलेबल है नहीं, तो मतलब वो वहीं पे रुक जाता है। तो अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर समझते हो तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो बोल रहा है कि ग्रासलैंड जहाँ पे होते हैं, जैसे प्रेयरी ग्रासलैंड होता है, सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं, तो ये सारे ग्रासलैंड्स पे ट्रीज नहीं आते हैं दोबारा, जबकि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जबकि हमको पता है ट्रीज अगला आना चाहिए, तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसने बोला है इंसेक्ट्स एंड फंजाई के कारण से, सेकंड लिमिटेड सनलाइट्स एंड पॉसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। देखो सनलाइट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सवाना में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होता है, ठीक है, तो वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ द अबव। देखिए वाटर लिमिट्स डेफिनेटली हो सकता है, मैंने बताया कि जैसे कोई ट्रीज के को ग्राउंड वाटर नहीं मिला एज वेल एज सरफेस वाटर नहीं मिला, तो ट्रीज नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसके कारण से वहाँ पे ग्रासेस से अगला सक्सेशन नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो आपको देखोगे कि सवाना जो ग्रासलैंड है वहाँ पे स्कैटर्ड ट्रीज मिलते हैं, जिसको एक बाओबाब टाइप का ट्रीज मिलता है, जिसमें इसके जो मिडिल में, जो स्टेम में वाटर को वो स्टोर करने की कैपेसिटी है, एडेप्टेबिलिटी हो गई कि वाटर को स्टोर कर पाता है। इतना चौड़ा उसका तना होता है जो मिडिल में होता है, और उसमें वो वाटर स्टोर करके रखता है। हम लोग देखोगे कि जो स्प्रिंग सीजन में, मतलब जब समर सीजन में जितने भी फ्रूट्स आते हैं, सब में वाटर कंजर्वेशन की कैपेबिलिटी होती है, जैसे ककम्बर हुआ, वाटरमेलन हुआ, सो दैट ये आउटर सरफेस इनका हार्ड होता है, ताकि ये प्रिवेंट कर सके वाटर लॉस को। तो या तो इस तरीके के एडेप्टेबिलिटी आ जाए, या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक, समझ गए। तो इसलिए वाटर जो है लिमिट करता है किसी एरिया का ट्रीज को, एंड फायर भी लिमिट करता है। कैसे? जब फायर लगता है तो ये जो ग्रासेस हैं उनको तो डैमेज होता ही है, बट ट्रीज को ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है ना, वो कम्प्लीटली जल जाते हैं। तो जो डैमेज की कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रासेस फिर से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो रूट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। इनफैक्ट ग्रासेस हेल्प करते हैं अपने कंपटीशन को हटाने के लिए। ये एक प्रकार से कंपटीशन है, जो बायोलॉजिकल कंपटीशन इनके बीच में चलता है, ग्रासेस एंड ट्रीज के बीच में, वाटर के लिए एज वेल एज न्यूट्रिशन के लिए। तो ग्रासेस के ड्राइड अप होने से उनको बेनिफिट मिला है, इसलिए ग्रासेस ड्राइड अप होते हैं, और ड्राइड अप होने से उसमें फायर के इंसिडेंसेस इजीली लग जाते हैं, और वो ट्रीज को जला देते हैं, और अगेन वो खुद ग्रो कर जाते हैं। इस टाइप का आपका नेचर में कैपेबिलिटी है, ठीक। तो इसके हिसाब से फिर अगर ऑप्शन है तो दैट इज वाटर लिमिट्स एंड फायर, मतलब फॉरेस्ट फायर इसको हेल्प करता है ग्रासेस को ग्रो करने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है वो इसके डेफिनेशन पे ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें देखिए, फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज़ किए बगैर अगर हम लोग किसी प्रेजेंट का नीड को फुलफिल करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में आता है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस में ये है कि आपको हर एक सेक्शन को इक्वली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एज वेल एज उनको इतना एम्पावर करना है कि वो खुद से रिसोर्स को जनरेट कर सके, एज वेल एज वो खुद से रिसोर्स की डिमांड कर सके, इजंट इट। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, रादर देन रिसोर्स के जनरेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, इजंट इट। सेकंड है इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ भी ये है कि जब हम लोग रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन होता है उसका फ्रूट सारे लोगों को मिलना चाहिए, और सारे लोग इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगेन वंस रिसोर्स हैज बीन जनरेटेड उसके बाद का प्रोसेस है। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से डील करता है, ये रिसोर्स की एफिशिएंसी से डील करता है। कैसे? किसी एरिया पे कोई चीज़ें अच्छे से होती है क्योंकि इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट करता है, एज वेल एज वहाँ के लोग उसके लिए एफिशिएंट हैं।
जैसे आगरा में आपको देखोगे पिटरा डोरा टेक्निकली लोग एफिशिएंट हैं, वहाँ पे जो कारीगर हैं, जो आर्टिशन हैं, वो उसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन ये बताता है कि किसी एरिया पे किसी रिसोर्स का कंसंट्रेशन हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोग उसमें एफिशिएंट हैं और वो वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ग्लोबलाइजेशन में ये है कि चाइना, यूएस, इंडिया जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। देखो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में अगर हम लोग साइट्रस फ्रूट्स ग्रो करते हैं या तो वैसे फ्रूट्स ग्रो करते हैं जो कि टेम्परेट रीजन पे मिलता है या पोलर रीजन पे मिलता है, तो वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा लैंड का। एट द सेम टाइम अगर उन लोग बनाना या ट्रॉपिकल मैंगो टाइप के फ्रूट्स जो है वो लोग अगर टेम्परेट रीजन पे ग्रो करते हैं तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ। इट मीन्स रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्लाइमेट का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन इसी चीज़ को डील करता है। फोर्थ है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है ये दोनों ऑलमोस्ट मैच करता दिखता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ये बताता है कि हर एक इकोसिस्टम का एक कैरी करने का कैपेसिटी होता है। वो उसके पास जितने फूड है, वाटर है और सेल्फ रिन्यूएबल मैकेनिज्म है, वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से रिन्यू हो सकता है। हर एक इन्वायरमेंट का एक अपना मैकेनिज्म होता है कि वो अपने आप को एड्रेस करे, और वो एड्रेस तब तक कर पाता है जब तक एक लिमिटेड पॉपुलेशन होता है। अगर उससे बियॉन्ड जाता है पॉपुलेशन तो उसका बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है। जैसे हम लोग जिस लेवल का रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इस रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को 2.4 अर्थ चाहिए। ठीक है ना, 2.4 अर्थ चाहिए। वैसे ये रिपोर्ट निकालता कौन है? कोई ना कोई ऐसा है, IUCN एंड WWF का ऑप्शन है मेरे पास। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, कि कितना कैरिंग कैपेसिटी है, हमारा जो फुटप्रिंट क्या है ना। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का रिपोर्ट कौन निकालता है, इसके बारे में कमेंट करिएगा मुझे। तो ये जो आपको बताया जा रहा है कैरिंग कैपेसिटी अगर मीट करता है तो फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1972 में जो है वो ग्लोबल थिंक टैंक जो है, क्लब ऑफ रोम ग्लोबल थिंक टैंक बोला जाता है, उनके दिमाग की उपज है, ये बोला गया है। सेकंड चीज बोला गया है कि 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग अचीव करेंगे, ये हम लोगों ने टारगेट किया है। तो आपको पता होगा कि हम लोग का 2015 तक चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एंड 2030 के बाद से जो चल रहा है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मीन्स 2015 से 2030 के बीच में जो चल रहा है वो हमारा टारगेट है SDG के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उससे पहले का जो टारगेट था MDG का टारगेट था। क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडिया ने कौन कौन से MDG गोल को अचीव किया, तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से MDG गोल हम लोग ने अचीव किया और कौन कौन से SDG गोल्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर एक मेंस के आंसर को आप स्टार्ट करें SDG के गोल से और किसी पर्टिकुलर टारगेट से तो बहुत अच्छे आंसर बनते हैं। ठीक है, तो SDG के सारे गोल्स एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। टारगेट्स मैं नहीं बोलूँगा पर गोल्स आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें देखो SDG के बारे में थोड़ा सा जान लो। SDG में 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। 25 सितंबर 2015 में हम लोगों ने ये बनाया था, और हम लोग काफ़ी कुछ पाथ पे हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग पाथ पे नहीं हैं। ठीक है ना। तो क्लब ऑफ रोम के बारे में जानिए। ये जो क्लब ऑफ रोम है इसने क्या था, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में बताया था। जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल है वो लोग जानते होंगे, माल्थस से रिलेटेड जो थ्योरी आया था उस समय हम लोग लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इसमें ये उसने बोला था कि जिस लेवल पे, जिस तेज़ी से हम लोग रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उस तेज़ी से अगर एक्सप्लॉइटेशन करें तो कितने साल में ये ख़त्म हो जाएगा रिसोर्स। उसी के ऊपर लिमिट्स टू ग्रोथ के 2 चैप्टर्स आए थे। ठीक है ना। और ये आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए आए थे, जो रिपोर्ट आए थे इसमें ये बताया जा रहा था कि आप इतना तेज़ी से यूज़ ना करें। बट इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जर्म्स थे, पर एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो हम लोग प्रॉपरली गाइडलाइंस देते हैं वो इसमें नहीं कहा गया था। ठीक है। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम ने ये बात नहीं कही थी। ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। 1972 ये जो लास्ट में जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1972, 1992, 2002 एंड 2012, ये चारों जो ईयर्स हैं, जो हर एक डिकेड में जो ईयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 1972 में पूरे वर्ल्ड के लोग फर्स्ट टाइम सोचे कि ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग को सेव करना है। और इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई इसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन?
कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, पर कन्वेंशन के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्टॉकहोम कन्वेंशन अगर आप बता रहे हैं तो उसके साथ रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में भी बताइएगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको जानना चाह रही है। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जिसमें 26 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे ह्यूमन के लिए कि आपको ये सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है अगर आपको इन्वायरमेंट को सेव करना है। और इसलिए फर्स्ट टाइम द मोस्ट वांटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आया था पिक्चर में वो था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप। ये फर्स्ट टाइम पिक्चर में आया था जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। ठीक है ना, तो 1972 में ये हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और इसने फ्यूचर में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आईपीसीसी का गठन किया, आईपीसीसी बनाया 1988 में। और यही आईपीसीसी इन्वॉल्व होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज में, यूएनएफसीसी में। ये रिपोर्ट दे दे के फ्रस्ट्रेट करेगा, असेसमेंट रिपोर्ट AR1, AR2, AR5, AR6, ये रिपोर्ट दे दे के फ्रस्ट्रेट करता है। और आईपीसीसी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आईपीसीसी को बनाने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। यूनेप ने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को भी जन्म दिया था, मीन्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए जो फंडिंग का जो अरेंजमेंट था जिसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो यूनेप जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है वो तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनेप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जीएएफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, आईपीसीसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड को भी ये देखता है एंड यूएनडीजी को भी का भी ये मेंबर है। ठीक है, तो यूनेप बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं, एजेंडा 21 से रिलेटेड है। इट इज ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो श्योरली ये तो आंसर करेक्ट होना चाहिए इस लॉजिक से। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, इट ओरिजिनेट्स इन द वर्ल्ड समिट, जो जोहान्सबर्ग का समिट हुआ था 2002 में, वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। देखिए ये स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो बता पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, तो एजेंडा 21 के बारे में जानने से पहले हम लोग को जानना है अर्थ समिट के बारे में। 1992 अर्थ समिट जिसका प्रोडक्ट है एजेंडा 21। अर्थ समिट क्या था? अर्थ समिट इज द मदर ऑफ ऑल समिट, जो इन्वायरमेंट के समिट हुआ था जिसको बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ द प्लेनेट। 1992 में इसका फॉर्मल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके 3 किड्स हुए थे, 3 बच्चे हुए हैं, जिसके हैं CBD जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए एजेंडा 21। तो क्वेश्चन है एजेंडा 21 से। तो ये जो किड कहाँ से आया है? 1992 के समिट से, ना कि 2002 के जोहान्सबर्ग के समिट से आया है। ठीक है ना, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डील होती हैं आप देखिए। अर्थ समिट जो है मदर है, और इसके जो किड्स हैं यूएनएफसीसी के अंदर में क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट समिट, जितने टाइप के क्लाइमेट चेंज के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूएनएफसीसी के अंदर में आते हैं। CBD से रिलेटेड जो आते हैं बायोसेफ्टी के लिए कार्टाजेना, नागोया एंड आईजी टारगेट्स। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताइएगा मुझे श्योरली। और GM जो क्रॉप्स होते हैं वो किससे डील करते हैं आप बताइएगा इसमें कमेंट सेक्शन में। थर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो रियो के जो समिट्स होते हैं, रियो+20, एजेंडा 21, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। एजेंडा में D है, डेवलपमेंट में D है, उसी से याद रखिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो एजेंडा 21 के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इसके क्या क्या एजेंडा है आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट श्योरली गलत था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज के बारे में, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है ना, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि ये कौन से समिट का प्रोडक्ट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, पता है तो ओके, नहीं पता है तो स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका ये जो आउटकम आया था 2012 के समिट में, देखिए आप 92 से आए थे, 1972 से जर्नी कर रहे हैं, फिर 92 में जर्नी किए, 2002 में जो ऊपर में दिख रहा है जोहान्सबर्ग, एंड 2012 का ये जो प्रोडक्ट है इस पे से भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब यूपीएससी भी इस पे लगा हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है ना, तो इसका प्रोडक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कक्सा।
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर में। पहला चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर किसी भी क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफी से रेजिलिएंट होना चाहिए, ये तो बोलेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ पे तो आप आएंगे। और प्रॉपर इनपुट इस तरीके से दे ताकि वो सॉइल का लॉस ना करे, इंश्योर करे प्रोडक्टिविटी को, फार्मर्स की इनकम को इंश्योर करे। ये सारी चीज़ तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में आना चाहिए। आप अगर वे फॉरवर्ड देंगे तो यही सारी चीज़ तो देंगे ना। पेस्टिसाइड्स को मिनिमाइज करना, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को आपको प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना, सही प्राइसिंग देना और फार्मर्स की इनकम को इंश्योर करना। ठीक, और इसी में जेंडर इक्वालिटी एड्रेस हो जाता है। अगेन मैं पूछ रहा हूँ कि जेंडर इक्वालिटी कैसे एड्रेस हो जाता है इससे, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन है कि 2015 का पेरिस क्लाइमेट समिट में इसका ये आउटकम था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द गाक्सा। जब वो बन रहा था गाक्सा तो उस समय इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नॉर्मली देखोगे नैम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हम लोग कंटिन्यूसली इस टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट रहता है, स्टार्टिंग वाला फाउंडिंग मेंबर होता है। बट इसमें नहीं है, इसलिए ये अगर हम लोग लॉजिक से आंसर करें तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है। सेकंड है, ये ऐसे टाइप के ट्रीटी में कभी भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये आपके वेलनेस के लिए है। जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर अलायंस बना रहे हैं तो आप किसी के विलिंगनेस के लिए बना रहे हैं, आप सहयोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत, सही होना चाहिए। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट पेरिस क्लाइमेट समिट अगर पता है तो बना पाओगे, नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे। तो क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो तीन तीन बी सी डी तीनों ऑप्शंस में दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग को डिटेल में जानना जरूरी है ये है क्या। ये गाक्सा के बारे में देख लीजिए। गाक्सा फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी एंड इनकम को इंश्योर कर रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए रेजिलेंट बना रहा है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करवा रहा है। आपको पता होगा एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिट करने के लिए। अगर आप सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा तो पावर जनरेशन के कारण से होता है, और सेकेंड लेवल पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लैंड यूज को दोनों को मिक्स करते तो अराउंड 23% हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, इट इज़ ड्यू टू एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है ना। तो मतलब बहुत बड़ा चंक है एग्रीकल्चर, और अगर वो उस लेवल पे प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है तो ग्रीन हाउस गैस भी एमिट हो रहा है और उस लेवल पे लोगों को इनकम भी नहीं मिल रहा है, तो कोई मतलब का नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये जो एग्रीकल्चर से कौन कौन से गैसेस एमिट होती हैं और उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। आपको पता होगा कि मीथेन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। देखो 40% कंट्रीब्यूशन जो मीथेन के रिलीज में है वो है एग्रीकल्चर, और वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड का भी है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को ब्लेम करते हैं पर ट्रांसपोर्टेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी पे आता है, सेक्टर पे नहीं, पोल्यूटर के हिसाब से, जो क्रिमिनल है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इसलिए भी इसको ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक गाक्सा का हम लोगों ने अलायंस बनाया था, ठीक। डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें अच्छे से मैंने बता दिया है। तो ये 2014 में आया था, पेरिस क्लाइमेट समिट के बाद पहले आया था, इजंट इट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन जो बच जाता है दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, गक्का। वो गक्सा था, एक गक्का है। अगेन इसके बारे में अगर पता है तो आप बता पाएंगे। यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था। सेकंड, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए कोई भी अलायंस बनता है इसका काम ही ये होता है कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देना, नहीं तो अलायंस किस लिए बना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली ही के हिसाब से देखा जाए तो ए सी एंड डी ऑप्शन आते हैं। मतलब आपको श्योरली जानना जरूरी है कि 1 और 3 में क्या क्या है, क्योंकि 2 अगर सिर्फ से आपको 1 के बारे में भी पता रहना चाहिए और 3 के बारे में भी पता रहना जरूरी है। तो इस मीन्स अगर आपको पता नहीं है तो स्किप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं गक्का क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो ये तो श्योर है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। इसका अगर लोगो देख लेंगे तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, फाउंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। इसका काम क्या है, वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग करना मतलब हम लोग को रेजिलिएंट बनना, हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे लाए ताकि क्लाइमेट चेंज को हम लोग एड्रेस कर सकें। पर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, वो उन पे फोकस करेगा जो कि पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनको सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का अफेक्ट होता है, जिनको सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की मार पड़ती है।
डेवलपिंग कंट्रीज को एड्रेस करना इनका काम है गक्का के थ्रू, क्योंकि उनके पास सबसे लीस्ट कैपेसिटी होता है डील करने के लिए। ऑलरेडी इतना लार्ज पॉपुलेशन होता है, इनको पॉपुलेशन को भी डील करना है, रिसोर्स को भी प्रोवाइड करना है और क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना है। वैसे व्हाट इज ओएसिस? ओएसिस क्या है आपको इसी से रिलेटेड पता चलेगा। क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं या छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 2-3 सेंटीमीटर अगर सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, मॉरिशस, सेशल्स एंड मालदीव्स, ये सारे के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और जो पैसिफिक ओशियन के माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो ड्रॉन हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उनको रेजिलेंट बनाएं, एज वेल एज हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमिना को ट्रिगर कर रहा है उसको एड्रेस करें। तो गक्का और गक्का प्लस में डिफरेंस ये है कि हम लोग जो उनको सपोर्ट दे रहे थे उसमें एफिशिएंसी बढ़ा दिए, और एज वेल एज इनोवेटिव अप्रोच को हम लोग साथ में इंक्लूड कर दिए, और सारे वल्नरेबल कंट्रीज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो गक्का से रिलेटेड 2 पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है कि हम लोग पहले क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, मीन्स कि जिस कारण से हो रहा है उसको एड्रेस करें, सोर्स को एड्रेस करें, एंड थर्ड अगर हो गया है तो उसके बाद क्या किया जाए उस पर एड्रेस करें। तो फर्स्ट पिलर है यूएनएफसीसी का जो भी समिट होता है उसमें सब लोगों को कन्विंस करें, जो जो पोल्यूटर्स कंट्रीज हैं, जो क्रिमिनल कंट्रीज हैं, उनको क्रिमिनल मतलब पोल्यूटर के लिए क्रिमिनल कंट्रीज हैं, उनको बोला जाए कि आप इसमें आइए और अपना योगदान दीजिए थ्रू जो कार्बन के जो पूल होते हैं वो बना के आप जो गैस के एमिशन को कम करिए। एंड सेकंड पिलर में है अगर हो गया है तो एडाप्टेशन, मिटिगेशन एंड जेंडर इक्वालिटी का इशू को एड्रेस करिए। तो ये 2 है गक्का का काम, ठीक है ना, एक में अडाप्ट करना और एक में रोकना सोर्स को। ठीक, फिर है गक्का से रिलेटेड अगर आपको ये पता चल गया तो आप आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली ये WRI जो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों इंस्टीट्यूट श्योरली डील नहीं कर रहे हैं इससे। तो पहला 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हैबिटेट में क्या होना चाहिए? हैबिटेट में आप चाहते हो कि एक अच्छा हैबिटेट हो तो वहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट हो। ये सारी चीज़ तो ये करेंगे ना, एड्रेस करेंगे। मतलब ऐसे टाउन बनाए जो सस्टेनेबल हो, ऐसे टाउन बनाए जो इन्वायरमेंट को लेस हार्म करें। वही चीज़ तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट में आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो लॉजिकली आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि पार्टनर्स आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। मैंने बताया लास्ट क्लास में भी कि ओनली, ऑल, नन, ये सब टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी आ जाते हैं तो अलर्ट हो जाइए। तो सेकंड स्टेटमेंट में यूनाइटेड नेशन हैबिटेट को जहाँ से भी अच्छा चीज़ें मिलेगी वो उसको लेगा, तो ओनली क्यों आएगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर उसको कोलैबोरेट करना पड़े तो उससे भी कोलैबोरेट करेगा, एनजीओ से भी कोलैबोरेट करेगा, इजंट इट? तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ए और सी। और हमको पता है कि 1 तो करेक्ट है पर 3 के बारे में भी जानना जरूरी है। इट प्रमोट्स द ये प्रमोट करता है एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। ये करेक्ट है, ये दोनों चीज़ों को ये करता है। ये देखो, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता चलता है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के बारे में, आप उसके अबाउट अस के पेज में चले जाइए, क्योंकि अबाउट अस के पेज को एक रीडिंग मारने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, मैंने इसका अबाउट अस वाला पेज ओपन किया, उसी में ही लिखा है सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सिटीज़, एंड 5th या 6th लाइन पे लिखा है कि लैक ऑफ वाटर जो है, सैनिटेशन, एनर्जी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंश्योर करना। इसी से क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन जो है, ये इसी से ही हम लोगों ने इसको एक आइडल बना के हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। वैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन? तो क्या अमृत ज़्यादा बेटर स्कीम है स्मार्ट सिटी से, कि स्मार्ट सिटी ज़्यादा बेटर स्कीम है? आप लोग आंसर करिएगा, ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि अमृत ज़्यादा बेटर स्कीम है, क्योंकि इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। आप देखिएगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो होता है वो करेक्ट होता है, और आंसर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, कल जो होने वाला है, इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।